बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 10 की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बेटा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज़ अ फिनोमेना इन विच टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन सुपरपोज टू फॉर्म ए रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर एम्पलीट्यूड। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें दो एक जैसी वेव्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए जब वो सुपरपोज होती हैं, ओवरलैप करती हैं और इनकाउंटर होता है जब उनका, तो उसके नतीजे में एक रिजल्टेंट वेव बनती है। उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेटर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। लोअर कितना? 0 हो सकता है। ठीक है, तो अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ग्रेटर होगा तो बड़ा उस टाइप की इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर एम्पलीट्यूड लोअर होगा तो इस टाइप की इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उस रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली दो तरह का इंटरफेरेंस होती है बेटा, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी होती है बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, कहता है जब दो इन फेज वेव्स, अब इन फेज वेव्स वो होती हैं बेटा जिनके दरमियान जो फेज जो डिफरेंस होगा वो 0 हो। जब दो इन फेज वेव्स सुपरपोज होंगी तो उसके नतीजे में जो हमें वेव मिलेगी वो एक ग्रेटर एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी। तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसा इसकी डेफिनेशन वो इस तरह से है, द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन टू और मोर वेव्स दैट आर इन फेज कंबाइन टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर वेव। तो इसमें या यूँ कह लें आप इसको, जब वेव्स का ट्रफ पे आए और क्रस्ट पे आ जाए, यानी क्रस्ट से कंबाइन हो और ट्रफ पे कंबाइन हो, तो कहते हैं कि दोनों जो वेव्स होती हैं उनके जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो एड अप होके एक बड़ा एम्पलीट्यूड जो है वो बन जाता है और एक बड़ी वेव जो है वो बन जाती है। तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को बेटा कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद दूसरी टाइप जो है वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसमें क्या होता है कि जब दो आउट ऑफ फेज वेव्स, और आउट ऑफ फेज वेव्स वो होती हैं जिनके दरमियान जो फेज डिफरेंस हो वो कितना हो, वो 180 डिग्री हो, तो वो आउट ऑफ फेज वेव्स होती हैं। जब दो आउट ऑफ फेज वेव्स कंबाइन करें तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं और आपको जो रिजल्टेंट जो वेव आती है वो 0 एम्पलीट्यूड की वेव आती है। यानी कि दोनों जब वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बेसिकली नो वेव, यानी कि वो कोई वेव नहीं होगी, यानी इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाए। तो इस टाइप की जो इंटरफेरेंस है उसको बेटा कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन टू वेव्स दैट आर आउट ऑफ फेज कंबाइन एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है उसको एनालिटिकली देखते हैं। हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आती है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसको एनालिटिकली वो किसके इक्वल है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एनालिटिकली भी समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या हैं। तो सपोज करते हैं जी, कंसिडर टू आइडेंटिकल साइन वेव्स। हमारे पास सपोज के दो आइडेंटिकल साइन वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रिक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, लेकिन उनके जो फेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। एक का फेज φ1 है, दूसरे का फेज कांस्टेंट कितना है? φ2 है। उनके जो फेज कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, एक का φ1 है, एक का φ2 है। तो इन दो वेव्स के जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो y1 और y2 होंगे। सपोज करें कि हमारे पास दो वेव्स हैं, दोनों साइन वेव्स हैं। ठीक है, दोनों साइन वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है। तो एक वेव जो है वो y1 है, दूसरी वेव कौन सी है बेटा? वो y2 होगी। दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है? दोनों का एम्पलीट्यूड होगा बेटा ym, इसका एम्पलीट्यूड ym, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? ym ही है। दोनों के एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो एम्पलीट्यूड कौन सा होता है बेटा? ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का फ्रॉम द मीन पोजीशन उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसको कहते हैं सॉरी एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट में उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो बेटा जो वेव 1 है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है y1 है इज इक्वल टू ym साइन इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस φ1।
इसमें के क्या है बेटा, के कहते हैं वेव नंबर को, और उसका फार्मूला होता है के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर वेव लेंथ लैम्डा होता है। ये वेव नंबर आई हमने पढ़ा। वो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, एक्स क्या है वो डिस्प्लेसमेंट है, और फाई 1 क्या है, इसके कहते हैं फेज कांस्टेंट। इस तरह जो वेव नंबर 2 है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y2 और उसका एम्पलीट्यूड भी y है। तो देखें दोनों जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, साइन के साथ जो वैल्यू लिखी होती है बेटा वो एम्पलीट्यूड ही होता है, तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड y दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, साइन के x माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 2। सिर्फ दोनों के फेज कांस्टेंट डिफरेंट है, बाकी इनके एम्पलीट्यूड, इनके फ्रीक्वेंसी, इनकी वेव लेंथ वो सेम है, आइडेंटिकल है। तो इन दो वेव्स को जब हम लोग जमा करेंगे तो आएगी हमारे पास रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव आई y, तो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है y है, तो बेसिकली दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट को y1 y2 को जमा करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट y आ जाएगा। जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, y1 की और y2 की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है, ठीक है, तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट है, y इज इक्वल टू वाई एम साइन इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 1 प्लस फाई 2 ओवर 2 इंटू कॉस ऑफ फाई 2 माइनस फाई 1 ओवर 2 आ गया। तो बेटा ये कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास टर्म रह जाएगी। अब हमने क्या किया है, हमने थोड़ा सा उसको रीअरेंज किया है। तो साइन वाली टर्म को हमने बाद में लिख दिया है और जो कॉज वाली टर्म है उसको हम लोग पहले लिख दिया है हमने, ये कॉज वाली टर्म आ गई। बेटा इसमें जो फाई 2 माइनस फाई 1 है ये बेसिकली फेज डिफरेंस है। फाई 2 माइनस फाई 1 दिस इज द फेज डिफरेंस, उसको डेल्टा फाई से नोट पुट करेंगे, इसलिए उसको डेल्टा फाई पुट कर दिया। इस तरह जो फाई 1 प्लस फाई 2 ओवर 2, बेटा ये जो है हमारे पास टर्म, इसे कहते हैं एवरेज फेज आ जाएगा दोनों वेव्स का, तो इसको हम लोग फाई प्राइम से डिनोट कर दिया और उसको मैंने पुट कर दिया। तो इसमें जो फाई प्राइम है मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फाई प्राइम किसके बराबर आएगा बेटा, फाई 1 प्लस फाई 2 बाय 2, ये उसको फाई प्राइम पुट कर दिया मैंने। बेटा मैंने जैसा कि ऊपर वेव 1 और वेव 2 के अंदर मैंने बात की थी, मैंने कहा जो साइन के साथ जो वैल्यू लिखी होती है ना वो बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है। जो रिजल्टेंट वेव है उसमें आप देखिए साइन के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2ym cos इंटू डेल्टा फाई बाई 2, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, 2ym cos इंटू डेल्टा फाई बाई 2, ये बेसिकली हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। बेटा ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का 2ym cos डेल्टा फाई बाई 2। अब ये जो आपको मैंने जिस तरह कहा है कि दो तरह की वेव होती है, कंस्ट्रक्टिव और दो तरह की इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो इसी तरह जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो मिनिमम होता है। तो चूँकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में देखें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कॉज के ऊपर, कॉज डेल्टा फाई बाई 2। तो ये जो कॉज की वैल्यू है ये डिटरमाइन करेगी कि एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। अगर कॉज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम पुट करेंगे तो रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, और जब कॉज की वैल्यू मिनिमम पुट करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। तो सबसे पहले मैक्सिमम की बात करते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉज की वैल्यू जो है वो क्या हो, प्लस माइनस 1, और ये जो कॉज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बेटा 1 ही होती है। तो इस तरह से कॉज की वैल्यू अगर मैक्सिमम पुट करेंगे तो उस तरह से जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम होगा। इस तरह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फिर क्या हुआ, तो इसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ तो वो आएगा बेटा, अगर यहाँ पुट करें तो इसमें अगर कॉस डेल्टा फाई बाई 2 की जगह पे अगर प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो आएगा 2ym, लेकिन साथ में प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा किसका, रिजल्टेंट वेव का। तो रिजल्टेंट जो वेव होगी तो उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो बेटा प्लस माइनस 2ym होगा। अच्छा चलें, तो जब कॉस की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 मैक्सिमम होगी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो इन्हीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इसमें अगर कॉस जो है वो आप राइट साइड पे लेके जाएँ तो कॉस इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और आपको पता है कॉस की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस किन किन फेजेस पे आती है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, यानी एंड सो ऑन, 5 6 7 एंड सो ऑन। इन पे वो वैल्यू जो है वो कॉज की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 आएगी। 0 पे 1 आती है, पाई पे जो है वो माइनस 1 आएगी, 2 पाई पे प्लस 1 आएगी, 3 पाई पे जो है वो फिर माइनस 1 आएगी एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम तो 2 मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड पे ले जाएँ तो बेटा हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो 0 इंटू 1 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई, 5 इंटू 2 पाई एंड सो ऑन। तो डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस।
तो अगर मैं इसको पुट कर सकता हूँ, ये कि देखें 0 अगर यहाँ से कामन लिया जाए तो वो क्या आ जाएगा, 2 पाई कामन आ जाएगा। जब 2 पाई कामन लेंगे बाकी क्या रह जाएगा, 0 1 2 3, और ये क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, जनरली हम लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू m इंटू 2 पाई, जबकि m की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बेटा जो डेल्टा फाई यानी कि दिस अ फेज डिफरेंस, यानी कि हम यूँ कहेंगे कि जब ऐसी दो आइडेंटिकल वेव्स जिनका फेज डिफरेंस m टाइम्स 2 पाई होगा, तो ऐसी दो वेव जब कंबाइन करेंगी, जब उनकी इंटरफेरेंस होगी, तो उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे m क्या है, m एक वैल्यू है, m एक इंटीजर है, m इंटीजर को शो कर रहा है। m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड सो ऑन। इसको इसलिए इसको पढ़ेंगे कि अगर जो पाथ फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, अगर वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब और हमने बेटा आपको याद है कि हम लोगों ने एक रिलेशन भी पढ़ा हुआ है फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का। जब हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का, तो उसके नतीजे में जब हम लोग फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास m लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशंस हैं, एक इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस है और एक इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस में क्या है कि अगर पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आएगा तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आए दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं कि अगर रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम कब होगा, उसकी कंडीशन क्या है। तो मिनिमम तब होगा जब कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी। कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होती है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम व्हेन कॉस गिव यू दी मिनिमम वैल्यू जो कि 0 होती है, और 0 मिनिमम वैल्यू होती है कॉस की मिन। और इसका मतलब है फिर जब कॉस की 0 वैल्यू होगी तो बेटा उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0। चूँकि कॉस की 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 2m के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो मिनिमम जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिनिमम होगा वो कितना होता है बेटा, वो 0 होता है। अच्छा, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, जब कॉस की जो उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स अब 0 हो जाएगा। तो बेटा हमें पता है कॉस जो 0 वैल्यू देता है वो किस फेज पे देता है, वो π/2 पे देगा, 3π/2 पे देगा, 5π/2 पे देगा, 7π/2 पे देगा। तो अगर 0 को हम अगर 2 जो डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, अब अगर उसको हम राइट साइड पे जाके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो सारे 2 से वो कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा वो 1 टाइम्स पाई होगा, 3 टाइम्स पाई आएगा, 5 टाइम्स पाई आएगा, 7 टाइम्स पाई आएगा एंड सो ऑन। तो इसमें 1 3 5 7 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें 1 3 5 7 जो है ये ऑड इंटीजर्स हैं। तो ऑड इंटीजर जो है वो बेटा उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो 2m+1 है, इसमें m की वैल्यू जो है वो, क्योंकि m की वैल्यू तो 0 1 2 3 4 5 है सारी है, क्योंकि ये m इंटीजर है। तो यहाँ पे m की कोई भी वैल्यू पुट करें 2m+1 के अंदर तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो ऑड ही हमेशा आएगी। अगर m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी 2m+1 आपको हमेशा एक ऑड वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब दो वेव्स के दरमियान अगर फेज डिफरेंस ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, देन क्या होगा कि जो हमारे पास इंटरफेरेंस होगी तो उस इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम होगा। तो इसी को हम लोग यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, 2m+1 इंटू पाई को हम लोग यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m + 1/2 m + 1/2 इंटू, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 पाई लिख सकते हैं इसको। तो ये भी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, m + 1/2 इंटू 2 पाई, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको यू भी लिख, और आमतौर पर जो डेल्टा फाई जो है वो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखेंगे तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया होगा, m + 1/2 इंटू 2 पाई, इस तरह से भी लिखा गया होगा। अच्छा बेटा, इसी जो फेज डिफरेंस है, अगर हमने पाथ डिफरेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2m+1 इंटू λ/2, या इसको यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग बेटा, m + 1/2 इंटू लैम्डा, ये भी लिखा जा सकता है इसको,
इसको यूं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बेटा इसमें यूं कह लें कि रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम तब होगा जब जो फेज डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, या फिर पावर डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा होगा। तो देन जो है जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी मिनिमम। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। मिनिमम कब होता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन आ गई हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस भी आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एंड पावर डिफरेंस, और इस तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी दो कंडीशंस आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ पावर डिफरेंस। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जब इनको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कंडीशंस को, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं दी कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उनमें पहली कंडीशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो m इंटीजर है यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस देखें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी वेवलेंथ। तो m लैम्डा अगर आ जाए तो यहाँ पे m जो है वो इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू है। तो कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। तो 2m + 1 ये हमें ऑड इंटीजर देगा इनटू पाई। तो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस वो कंडीशन यूँ बनेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा, ठीक है ना। और आपको पता है मैंने लिखा है कि इसको यूँ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है m + 1/2 इंटू 2 पाई भी लिखा जा सकता है, और इसको यूँ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेटा m + 1/2 इंटू लैम्डा, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोगों ने बेटा बात करनी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। जो पिछली स्लाइड्स में जो हमने बेटा जो काम किया है वो सिंपल हमने इंटरफेरेंस को समझा है। अब हमने बात करनी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की जब इंटरफेरेंस होगी तो वो डिटेक्टेबल कब होगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जो ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो लाइट की इंटरफेरेंस डिटेक्टेबल होगी, अदरवाइज इंटरफेरेंस शायद हो रही हो लेकिन वो डिटेक्टेबल नहीं होगी। तो उनमें नंबर 1 जो कंडीशन है वो ये है, the two interfering sources need to be coherent, यानी कि अब बताए इंटरफेरेंस के लिए आपको 2 लाइट सोर्स चाहिए होंगे, और जो उन दोनों लाइट सोर्सेज जो हैं वो दोनों लाइट सोर्सेज दे मस्ट बी कोहेरेंट, वो कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। और कोहेरेंट का मतलब ये है उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब होता है कोहेरेंट। दूसरी जो कंडीशन है, दे नीड टू बी एमिट द लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है उसमें हमने पढ़ते हैं कि जब 2 सेम यानी आइडेंटिकल वेव्स, तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल वेव्स वही होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, जिनकी वेवलेंथ सेम होगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो जो 2 हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं बेटा, उनसे जो लाइट एमिट हो रही हो वो भी सेम वेवलेंथ की हो, यानी सेम कलर की लाइट हो, और जिनका टाइम पीरियड भी सेम हो, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। यानी कि लाइट की इंटरफेरेंस डिटेक्टेबल उस वक्त होगी जब दोनों लाइट सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट भी होंगे और वो मोनोक्रोमैटिक भी होंगे। तो इसको दूसरी जो कंडीशन है सेम वेवलेंथ का मतलब है वो मोनोक्रोमैटिक, यानी कोहेरेंट भी हो, मोनोक्रोमैटिक भी हो। नंबर 3 वो इस तरह से द एम्पलीट्यूड आर द इंटेंसिटीज ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स नीड्स टू बी इक्वल, यानी कि उन दोनों लाइट सोर्सेज जो कि कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक है उनसे जो लाइट एमिट हो रही हो उन लाइट की इंटेंसिटी भी सेम हो, ठीक है। चौथी जो कंडीशन है वो ये है, द सेपरेशन बिटवीन द 2 कोहेरेंट सोर्सेज नीड टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, मीन्स टू से कि जो 2 सोर्सेज हैं जिनसे लाइट एमिट हो रही है और जिनसे लाइट जो एमिट हो रही है, जो उस लाइट की जो इंटरफेरेंस हमने डिटेक्टेबल करनी है उनकी इंटरफेरेंस को, तो वो दोनों जो लाइट सोर्सेज हैं जो कोहेरेंट जो सोर्सेज हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा उतना जो हमारे पास जो लाइट की इंटरफेरेंस का जो पैटर्न आएगा वो उतना जो है वो विजिबल होगा, सो डैट द रिजल्टेंट फ्रिंजेस आर लार्ज एंड आर इजीली विजिबल। जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा कोहेरेंट सोर्सेज के दरमियान उतनी फ्रिंजेस बड़ी बनेगी, लार्ज बनेगी, उतनी ही ज़्यादा जो है वो विजिबल होंगी। 5वां पॉइंट वो ये है कि 2 सोर्सेज नीड टू बी नैरो, यानी नैरो होने चाहिए, यानी कि यूँ समझ लें कि नैरो का मतलब ये होता है जिस तरह लेज़र लाइट वो नैरो बीम लाइट होती है,
तो नैरो सोर्सेज होने चाहिए। 6th जो पॉइंट है वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज एंड द स्क्रीन नीड टू बी लार्ज as possible so that the width of the fringes is large and are separately visible। स्क्रीन जहाँ पे हमने देखना है, फ्रिंजेस जहाँ बननी है, वो स्क्रीन और जो हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होना जो होगा, इट मस्ट बी वेरी लार्ज एज पॉसिबल, लेकिन सोर्सेज के दरमियान डिस्टेंस कम होना चाहिए और सोर्सेज और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस इट शुड बी लार्ज। 7वां जो पॉइंट है वो ये है, the distance between the two coherent sources and the screen need to be as large as possible। the distance between the two sources and the screen need to be as large as possible so that the width, हाँ ये जो 7वां पॉइंट है ये रिपीट हो गया है, वो बेसिकली 6 ही है, तो ये 7th पॉइंट जो है वो रिपीट हो गया है, इसको छोड़ दें। तो इस तरह 6 जो है वो कंडीशन हैं। उन्हीं 6 कंडीशंस को यहाँ भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो हम पढ़ते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है और इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट की बेसिकली क्या हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। तो इसमें जो हमने जो पढ़ना है, जो पोर्शन, वो स्लिट बी और स्लिट सी की बात करनी है। जो स्लिट बी और स्लिट सी है, इन दोनों स्लिट्स को जो इल्यूमिनेट कर रही है वो लाइट कर रही है जो स्लिट ए से आ रही है। स्लिट ए से जो लाइट आ रही है वो स्लिट बी और स्लिट सी को जो है वो इल्यूमिनेट कर रही है और जो स्लिट्स हैं यहाँ पे एज ए लाइट सोर्स ही काम कर रही है। तो यहाँ से लाइट जो है वो स्लिट बी से भी जो ट्रांसमिट हो रही है और जो स्लिट सी है उससे भी लाइट ट्रांसमिट हो रही है। जब इन स्लिट से लाइट ट्रांसमिट होती है तो लाइट जो रेज होती हैं, लाइट जो उनकी वेवफ्रंट होती हैं वो तो बेंड होती है लाइट और लाइट स्प्रेड करती है। तो इस तरह से जब स्लिट बी और स्लिट सी के दरमियान से जब लाइट जो है, दोनों जो स्लिट्स हैं, जब लाइट उससे ट्रांसमिट होती है तो लाइट जो है वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ उनकी इंटरफेरेंस होती है और उसके नतीजे में जो स्क्रीन है, जो कि एफ का नाम स्क्रीन है, उसके ऊपर जो आपको जो पैटर्न नज़र आता है उसमें ब्राइट डार्क ये फ्रिंजेस नज़र आती हैं। और आपको पता है इनको फ्रिंजेस भी कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क, उसको मैक्सिमा मिनिमल कहते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज को हम मैक्स कहते हैं, ठीक है, और जो डार्क फ्रिंज है उसको हम लोग मिन कहते हैं। तो इस तरह जो है वो मिनिमा, मैक्सिमा, तो उनको मिन मैक्स भी कहते हैं। और ये जो स्क्रीन S2 है, ये जो स्लिट्स हैं बी और सी जो हैं, ये बेसिकली या मैंने कहा ये एज ए कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं। और दो सोर्सेज के दरमियान जो ये डिस्टेंस होगा, जो इसको हम लोग डिस्टेंस डी से नोट करते हैं, इट शुड बी वेरी स्मॉल। तो डी जो है वो स्मॉल होना चाहिए, लेकिन स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको हम लोग नॉर्मली कैपिटल एल से नोट करते हैं, इट शुड बी लार्ज, ताकि जो है हमारे पास जो फ्रिंजेस बने वो मोर विजिबल हों और उनकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो, ताकि जो है वो ईजिली डिटेक्टेबल हो, ईजिली विजिबल हो। तो ये बेसिकली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। और इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि जो लाइट है उसकी वेव नेचर होती है, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखें, यहाँ पे दो स्लिट हैं, एक स्लिट S1 है, एक स्लिट S2 है, इन दो स्लिट के डिस्टेंस D है। और इन जो स्लिट्स हैं ये आपको पता है यहाँ पे एज ए कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ही एक्ट कर रही हैं। जो स्लिट जो है वो एज ए सोर्स ऑफ लाइट ही एक्ट कर रही है यहाँ पे। और स्लिट और स्क्रीन जो है उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो D लिखा हुआ है, कैपिटल D लिखा हुआ है, तो कैपिटल D भी लिखा जा सकता है, या इसको हम लोग सिंपल कैपिटल L से नोट कर लेते हैं। इसको हमारी बुक में जो है कैपिटल L से नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो O है ये स्क्रीन का सेंटर है। तो लेट से एक जो लाइट रे है वो स्लिट S1 से आ रही है, दूसरी लाइट रे जो है वो स्लिट S2 से आ रही है। तो या पॉइंट P के ऊपर जब दोनों लाइट रे जो हैं आपस में इंटरफेयर करेंगी तो पॉइंट P के ऊपर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है वो बन सकती है। तो पॉइंट P के ऊपर जो है वो कोई ना कोई इंटरफेरेंस, कोई ना कोई फ्रिंज बन रही होगी, वो मे भी डार्क फ्रिंज बन रही हो या ब्राइट फ्रिंज बन रही हो। तो वो पॉइंट P पर जो फ्रिंज बनेगी वो डिपेंड करेगी इन दो लाइट रेज के दरमियान, जो एक लाइट रे R1 है, एक लाइट रे R2 है। इन दो लाइट के दरमियान जो पावर डिफरेंस होगा, जो कि पावर डिफरेंस यहाँ पे आपको स्लिट ऐसे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया है रे नंबर R2 के ऊपर। तो बेटा S2 से लेके N तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, ये पावर डिफरेंस है। और ये पावर डिफरेंस जो है ये डिसाइड करता है कि पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बननी है कि ब्राइट फ्रिंज बननी है। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है दैट इज वो होगी कि D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो बेटा ये किस तरह आया, मैं इसके सिर्फ रिजल्ट जो लिख रहा हूँ, इनकी जो कैलकुलेशन है वो आपको पता है वो बुक से ही आपने करनी है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जो है वो D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा है।
उसके बाद कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस वो क्या है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ये डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है, ये कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस कंडीशन है। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज जिसको मैक्सिमम भी कहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट पी के ऊपर फर्ज करें अगर मैक्सिमम बन रहा है तो उस मैक्सिमा की पोजीशन यानी कि स्क्रीन के सेंटर से फासला कितना है उसको हम लोग पोजीशन कहेंगे, उसको हम लोग YM से इग्नोर करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको YM लिखेंगे। तो उसके लिए पोजीशन का फार्मूला होगा m इंटू लैम्डा एल बाई डी। इसके बाद जो स्मॉल d है वो बेसिकली स्लिट सेपरेशन है और जो कैपिटल L है बेसिकली स्लिट और स्क्रीन सेपरेशन है। लैम्डा जो है वेवलेंथ है, m जो है वो m यहाँ पे ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है कि यहाँ पे पॉइंट पी के ऊपर कौन सी फ्रिंज बन रही है, किस ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है एंड वट एवर, ठीक है। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज DF डार्क फ्रिंज यानी जिसको मिन भी कहते हैं, मिनिमम भी कहते हैं। तो अगर यहाँ लेट से पॉइंट पी के ऊपर अगर मिनिमम बन रहा है तो उसकी जो पोजीशन अगर फाइंड करनी है स्क्रीन के सेंटर से उसकी डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए YM इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा एल बाई डी। उसके बाद अगर हमने फाइंड करना है फ्रिंज स्पेसिंग, अब फ्रिंज स्पेसिंग यानी ये मैक्सिमम मिनिमम के दोनों के लिए जो है वो सेम ही फार्मूला है। तो फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब ये है कि दो यानी कि लेट से अगर यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो स्क्रीन के ऊपर अगर यहाँ पे ये ब्राइट है और ये जो है वो डार्क है और नीचे भी डार्क है, अच्छा अब ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है तो बेसिकली ये डिस्टेंस है, बेसिकली दो कंजक्टिव डार्क फ्रिंजेस या दो कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको बेटा कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, उसको फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं, उसको डेल्टा वाइस नोट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा एल बाई डी होता है। इसमें जो है आप सिंपल चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो सेम फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो दोनों फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है वो सेम होती है, इसलिए उन दो कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस हो या दो कंजक्टिव डार्क फ्रिंजेस हो तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डेल्टा बाई वो सेम ही होगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ जो है वो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो वो सेम होती है। अब एंगुलर सेपरेशन क्या होती है? अब एंगुलर सेपरेशन जो है बेसिकली दो कंजक्टिव डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस है उसको एंगुलर सेपरेशन कहते हैं, उसको डेल्टा थीटा से नोट करते हैं। उसका जो फार्मूला होता है वो है लैम्डा बाय डी होगा, लैम्डा बाय डी होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एंगुलर सेपरेशन यानी दो कंजक्टिव डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो एंगल्स का डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर सेपरेशन और उसके लिए लैम्डा बाय डी। इन तमाम वैल्यूज़ के अंदर जहाँ जहाँ m है तो बेसिकली वो एक इंटीजर को शो कर रहा है और m की वैल्यू जो है वो 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू होगी। बेटा इसमें याद रखिएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंटर यानी ओ के ऊपर जो फ्रिंज बनती है वो हमेशा ब्राइट बनती है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंटर जो स्क्रीन के सेंटर पे जो फ्रिंज बनती है वो ब्राइट बनती है, वो डार्क नहीं बनती, ठीक है। ये आपने इसमें एक पॉइंट याद रखना होगा। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो अक्सर हमें प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम के हल के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक नेक्स्ट एक फर्दर जो है वो एक मज़ीद स्लाइड बना दी जाए ताकि उसके अंदर जो है वो जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा जाए, समझा जाए उसको। मैंने कहा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के सेंटर के ऊपर जो फ्रिंज बनती है वो ब्राइट फ्रिंज बनती है और ब्राइट फ्रिंज को पता है मैक्स भी कहते हैं, तो उसको कहते हैं 0th ऑर्डर मैक्स, तो उसके लिए m की वैल्यू 0 होगी। तो इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा या फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ब्राइट फ्रिंज के लिए m1 पुट करेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्डर के लिए m के लिए 3 पुट करेंगे और फोर्थ ऑर्डर के लिए m4 पुट करेंगे, यानी कि जो मैक्सिमा का ऑर्डर होगा वही m की वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन मिनिमा के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 ऑर्डर मिनिमा नहीं होता। सेंटर में स्क्रीन के सेंटर में कभी भी मिनिमा नहीं बनता, कभी भी ब्राइट फ्रिंज नहीं बनती, इसलिए 0 ऑर्डर मिनिमा पॉसिबल ही नहीं है। जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की बात करेंगे तो उसके लिए m की वैल्यू 0 पुट लेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए m की वैल्यू 1, थर्ड ऑर्डर के लिए m की वैल्यू 2 और फोर्थ ऑर्डर मिनिमा के लिए m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, यानी जो मिनिमा का ऑर्डर बताया होगा उससे एक वैल्यू जो है वो कम होगी m की, क्योंकि 0 ऑर्डर मिनिमा नहीं होता, इसकी ये वजह है, ठीक है। मैक्सिमा जो ऑर्डर है वही m की वैल्यू होगी, लेकिन मिनिमा को जो ऑर्डर बताया गया होगा उससे एक वैल्यू जो है वो हमने कम लेनी है, यानी कि अगर 10th ऑर्डर मिनिमा कहा होगा तो m की वैल्यू जो है वो 9 पुट करेंगे हम लोग। तो इस तरह से न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो उस न्यूमेरिकल के अंदर इस तरह से हमने उसको पुट करना है वैल्यूज़ को, ताकि हमारा जो MCQ है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, वो उसमें किसी किस्म का कोई गलती का चांस ना हो।
अब बेटा थिन फिल्म की बात कर लेते हैं। थिन फिल्म यानी बारीक लेयर, ठीक है ना। ये एक लेयर होती है, लेयर ऑफ ए मटेरियल हैविंग थिकनेस इन दी नैनोमीटर रेंज। तो ये नैनोमीटर रेंज में, क्योंकि आमतौर पर जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है तो वो नैनोमीटर की रेंज में होती है। यानी कि जो हमारे पास विजिबल लाइट है, रेड ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज, जिस तरह ये सारी की सारी जो हमारे पास विजिबल लाइट्स हैं, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है तो वो इसी नैनोमीटर रेंज में होती है। तो ये अगर जो थिन फिल्म ऐसी लेयर, किसी मटेरियल की ऐसी लेयर जिसकी जो थिकनेस है वो नैनोमीटर की रेंज में हो, तो उस फिल्म को हम बोलेंगे थिन फिल्म बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग थिन फिल्म बोलते हैं। तो थिन फिल्म की जो एग्जांपल्स हैं उनमें सबसे पहले एग्जांपल है सरफेस ऑफ सोप बबल। तो दूसरी एग्जांपल क्या है, सरफेस ऑफ ऑयल ऑन वाटर। लेट यही एक गाड़ी है, ये गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो ये गाड़ी जो है वो कहीं यहाँ पे एक पूल है उसमें गिरी है, तो उस गाड़ी का ऑयल जो है वो पानी में जो है वो ड्रैग करके उसमें जो पानी उसका जो टैंकी से जो है वो तेल निकला है, और उस जो तेल है वो वाटर की सरफेस के ऊपर जो है वो स्प्रेड हो गया है। तो इस तरह से जो ऑयल की जो लेयर होगी जो पानी की सरफेस पर बनेगी उसको भी हम कहते हैं थिन फिल्म बोलते हैं। तो आमतौर पर आप ये देखें, अगर सोप बबल हो या ये ऑयल की फिल्म हो वाटर की सरफेस के ऊपर, तो वो आपको वो कलर नज़र आती है। ये कि देखें, ये सरफेस ऑफ सोप बबल भी आपको कलर नज़र आ रही है, और जो वाटर के ऊपर ऑयल की फिल्म बनी है वो भी आपको कलर नज़र आ रही है। और ये क्यों कलर नज़र आती है? बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें लाइट चूँकि इंटरफेरेंस होती है, इसकी वजह से वो हमें ये लेयर जो है वो कलर नज़र आती है। थिन फिल्म बेटा दो तरह की होगी, एक वो ऐसी थिन फिल्म होगी जो जिसकी थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म होगी, और ऐसी भी थिन फिल्म होती है जिसकी जो थिकनेस है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। जिस तरह नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस में एग्जांपल है, लेट्स से अगर दो ग्लास की स्लैब्स है, तो ग्लास की स्लैब जो है वो इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे थीटा पे रखी हुई है, तो इन दो ग्लास स्लैब के दरमियान जो एयर की जो फिल्म है वो देखें वो वेरी कर रही है। जहाँ पे वो दोनों टच कर रही हैं ग्लास प्लेट, वहाँ पे थिकनेस कम है। जैसे हम उससे आगे जाएंगे तो थिकनेस जो है वो ऐसा ऐसा क्या कर रही है, वेव्स की फिल्म की जो थिकनेस है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन अगर आप लोग पहली फिगर देखें तो उसमें जो है N1, N2, N3 ये तीन मटीरियल, लेट्स से एक एयर है, एयर के दरमियान जो है वो N2 मटीरियल है वो ऑयल की है, ठीक है, और उसके अलावा जो नीचे जो है वो है वाटर। तो इस तरह से जो है वो वाटर और एयर के दरमियान जो ऑयल की जो फिल्म है वो उसकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म है, तो इसलिए इसको बोलेंगे थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो इसकी जो थिकनेस है फिल्म की वो उसको टी से नोट किया हुआ है, उसको टी से नोट कर सकते हैं, उसको स्मॉल डी से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, उसको डी से नोट करना है, टी से नोट करना है। अच्छा, अब थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस होती कैसे है? कहते हैं जब एक लाइट, इंसिडेंट लाइट जब फॉल करती है, लेट्स से ये अभी हमने बात की है, लेट्स से ये ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, उसके बाद ये ऑयल की फिल्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और नीचे जो है वो वाटर है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेट्स से N3 है। एक इंसिडेंट लाइट यानी लाइट फॉल कर रही है, जब लाइट फॉल करती है और लाइट जो है वो एयर ऑयल फिल्म के साथ जब टकराती है, तो यहाँ से लाइट पार्शली रिफ्लेक्ट करती है, जो कि ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, और कुछ यहाँ से पार्शली लाइट रिफ्रैक्ट करती है, यानी कि वो ऑयल के अंदर एंटर हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब लाइट रे ऑयल वाटर बॉन्ड से टकराएगी, यानी लोअर सरफेस टकराएगी, यानी कि जो एयर ऑयल जो सरफेस है वो फिल्म की अपर सरफेस है, और ऑयल वाटर जो सरफेस है वो फिल्म की लोअर सरफेस है। तो लाइट जो है, जब इंसिडेंट लाइट जो है वो अपर सरफेस से भी पार्शली रिफ्लेक्ट करती है, और पार्शली जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, फिल्म के अंदर एंटर हो जाती है। तो जब ये वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो फिल्म के अंदर एंटर हो रही है, ऑयल फिल्म के अंदर एंटर हो रही है, तो वो क्या करती है, वो ऑयल वाटर बाउंड्री से टकराती है, और यहाँ से लाइट जो है वो फर्दर क्या करती है, फर्दर लाइट यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्ट करती है, और पार्शली लाइट इसके अंदर वाटर में भी एंटर हो जाएगी। लेट्स से कुछ लाइट यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्ट करती है वाटर के अंदर। तो यहाँ से लाइट रे जो है वो जो लोअर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो वो जब फिर दोबारा ऑयल एयर से जब टकराएगी, तो यहाँ से लाइट जो है वो ऑयल से, यानी कि जो लेयर है, यानी जो फिल्म है, उसको छोड़कर फिर दोबारा एयर में, यानी कि ऑयल से जब एयर में जाएगी तो बेटा वो रिफ्लेक्ट करोगी, लेकिन यहाँ से कुछ लाइट पार्शली रिफ्लेक्ट भी करती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो लाइट रेज हैं, एक लाइट रे नंबर 1 है
जो बेटा ऐसी लाइट रे है जो फिल्म की टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आई है, और रे नंबर 2 जो है वो ऐसी सरफेस है, ऐसी लाइट रे है जो फिल्म की लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आई है। ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज R1 और 2 हैं बेटा, ये इतनी करीब होती हैं कि ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं, और उस कंबाइन होने की नतीजे में इन दोनों की इंटरफेरेंस होती है, और उस इंटरफेरेंस की वजह से हमें जो फिल्म है वो हमें ब्राइट भी नज़र आ सकती है, वो कलर्ड भी नज़र आ सकती है, वो हमें डार्क नज़र आती है। ये डिपेंड करता है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो कौन सी लाइट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो लाइट की इंटरफेरेंस होती है थ्रू थिन फिल्म्स। यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, उसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा उसको। देखिए, दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, एक 1 है एक 2 है। जो रे नंबर 1 है वो टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आई है, और जो रे नंबर 2 है वो लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आई है। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब कोई वेव बेटा डेंजर मीडियम से रिफ्लेक्ट करे तो उसके अंदर जो फेज चेंज आता है वो कितना आता है, 180 डिग्री का फेज चेंज आता है, यानी पाई का फेज चेंज आता है। लेकिन अगर एक ऐसी वेव जो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आए तो बेटा उसके अंदर फेज चेंज नहीं होता। अब ये गौर से देखें, अब एयर है, एयर से जब लाइट ऑयल एक फिल्म है, थिन फिल्म है, तो ऑयल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है और एयर का कितना है, 1 है। इसमें डेंजर मीडियम कौन सा है, डेफिनेटली ऑयल डेंजर मीडियम है ना। जब मुझे बताएं जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है वो किस सरफेस से, वो किस मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आई है, वो ऑयल की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आई है, यानी ऑयल क्या है, डेंजर मीडियम है। इसलिए जो रे नंबर 1 है उस रे के अंदर 180 डिग्री का फेज चेंज आएगा, यानी कि एक ऐसी लाइट रे जो फिल्म की टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसके अंदर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमेशा होगा। लेकिन अब दूसरी जो रे नंबर 2 है वो देखिए वो बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आई है। जब हम बॉटम सरफेस की बात करेंगे तो बॉटम सरफेस में ऑयल और वाटर है, ऑयल डेंजर है और वाटर जो है वो रेयर है, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, 1.33 है और ऑयल का 1.4 है। तो इसमें ऑयल का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है और वाटर का जो है वो स्मॉल है। इस तरह से जो ऑयल है वो यहाँ पे होगा डेंजर मीडियम और वाटर जो है वो रेयर मीडियम होगा। तो जो रे नंबर 2 है चूँकि तो वाटर सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर आ रहा है, इस मतलब है अब ऑयल और वाटर का कंपेरिजन करें तो वाटर ऑयल की निस्बत रेयर है। इस मतलब है लोअर सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो रेयर मीडियम से आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, इसलिए जो रे नंबर 2 है उसमें जो फेज चेंज नहीं होता। रे नंबर 1 जो टॉप सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है उसके अंदर 180 डिग्री का फेज चेंज आ चुका होता है, लेकिन जो लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है उसमें जो है वो 0 डिग्री का फेज चेंज आता है, यानी कि फेज चेंज आता ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों के दरमियान अगर फेज डिफरेंस देखें, जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे 1 और 2 है उनके दरमियान अगर फेज डिफरेंस देखें तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 180 डिग्री -0, यानी डेल्टा फाई कितना आएगा, 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी थिन फिल्म से लाइट ने रिफ्लेक्ट होना ही होना है, जब थिन फिल्म से लाइट की इंटरफेरेंस होगी तो दोनों लाइट रेज के दरमियान जो मिनिमम फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री से होगा। 180 डिग्री से ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। जब भी थिन फिल्म से लाइट की इंटरफेरेंस होगी तो जब भी लाइट रेज जो हैं वो थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, एक टॉप सरफेस से एक बॉटम सरफेस से, तो उन दो लाइट रेज जिन्होंने मिलकर इंटरफेरेंस पैदा करनी है उन दो लाइट रे के दरमियान जो मिनिमम जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का हो सकता है। 180 डिग्री से कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब है अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री है तो इससे अगर इसी को फार्मूला पुट करें जो कि फार्मूला फेज डिफरेंस और पावर डिफरेंस का है, तो जो पावर डिफरेंस आएगा तो वो डेल्टा एस कह लें इसको, तो वो कितना आएगा, वो λ/2 का होगा। यानी कि मिनिमम जो वेव्स के दरमियान थिन फिल्म इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में जो मिनिमम जो रेज के दरमियान जो मिनिमम जो पावर डिफरेंस हो सकता है वो λ/2 हो सकता है, और मिनिमम जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का हो सकता है। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। अब बेटा हम बात करेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की और उसमें बात करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस की।
लास्ट स्लाइड में देखें तो इसमें जो लाइट फॉल कर रही है वो लाइट जो है वो नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग नहीं है, वो नॉर्मल लाइन के साथ कुछ एंगल ऑफ आई, यानी कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस होता है कि जब लाइट जो है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो, यानी जब लाइट नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग मूव करे तो उसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो इसमें जो ये आपको जो ब्लैक कलर की जो लाइन नज़र जो आपको एरो नज़र आ रहा है, बेसिकली ये लाइट की डायरेक्शन है। तो लाइट जो है वो नॉर्मली जो है वो फिल्म पे फॉल कर रही है, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो इस नॉर्मल इंसिडेंस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो 0 डिग्री होता है। अब आपको पता है फिर इसमें चलो साइड में जो है हम इसको समझ लेते हैं। ये लेट से ऑयल की फिल्म है बेटा, इधर वाटर है और इधर जो है वो एयर है। अब यहाँ पे ये एक ऐसी लाइन है जिसको हम नॉर्मल लाइन बोलेंगे। तो इस नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग जो है वो एक वेव आ रही है, लेट से ये वेव आ रही है। इसको दोबारा बनाते हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं बना। बेटा ये सपोज करें ये नॉर्मल लाइन है, तो इस तरह से बनाते हैं। ये है मेरे पास, ये एक वेव है जो कि इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी अलॉन्ग दी नॉर्मल लाइन आ रही है, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब यहाँ पे इसने क्या करना है, यहाँ से बेटा ऑयल की ये मेरे पास थिन फिल्म है, तो इसकी टॉप सरफेस से भी लाइट में कुछ रिफ्लेक्ट होना है। तो जो रिफ्लेक्ट जो आपको पता है हमने पढ़ा है, जो टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होनी है उसमें कितना फेज चेंज आना है। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, इसमें जो टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी वो उसमें जो फेज चेंज कितना आना है 180 डिग्री का। यानी कि अगर यहाँ पे अगर बात करें अगर क्रस्ट है तो वो क्या बनेगा बेटा, वो ट्रफ बनेगा। तो इस तरह से जो है, अब देखें यहाँ पे क्रस्ट है तो यहाँ पे क्या है, ट्रफ वापस आ रहा है। तो ये वो R1 है, रिफ्लेक्टेड रे R1 है जो कि टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। अच्छा, अब ये जो रे है आपको पता है ये रे जो है वो उस तरह से फिर वाटर में तो एंटर होना ही होना है इसने, तो इस तरह से ये वाटर में एंटर हो गई। अब इसने बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आना है, तो जो बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आना है तो आपको पता है जो बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आएगी बेटा उसके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। तो अगर ये क्रस्ट टकरा रहा है तो यहाँ पर क्रस्ट ही वापस जाएगा। इस तरह से जो है वो वेव, ये रे नंबर R2 है बेटा। जो बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, देखें ये क्रस्ट है तो क्रस्ट ही वापस जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब टॉप सरफेस से देखें, अगर आप ये देखें यहाँ पे क्रस्ट है तो यहाँ पे ट्रफ बन के जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री का फेज चेंज आया। लेकिन यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 0 डिग्री का फेज चेंज आएगा, यानी कि इसमें। लेकिन इन दोनों में कितना होगा, इन दोनों में 180 डिग्री का फेज चेंज होगा बेटा। अगर हम बात करें नॉर्मल इंसिडेंस की, तो नॉर्मल इंसिडेंस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं ये सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये है कि 2nd इंटू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। n क्या है यहाँ पे, n इज़ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म। तो फिल्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे n होगा। तो d क्या है, d बेसिकली थिकनेस है फिल्म की, जो कि d लिखी जा सकती है, इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। कहाँ पे, इन एयर में, ठीक है ना, जिस मीडियम से वो आ रही है। तो 2nd इंटू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इन थिन फिल्म्स। और कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या है, 2nd इज इक्वल टू m लैम्डा। 2nd इज इक्वल टू m लैम्डा, यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो बेटा इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी कंडीशन को यूँ भी लिखा जा सकता है 2m प्लस 1 इंटू λ/2, ठीक है। तो 2nd इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू λ/2, यानी कि ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव में। और डिस्ट्रक्टिव में क्या है कि पावर डिफरेंस वुड बी इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ 2nd इज इक्वल टू m लैम्डा। तो ये आप लोगों ने इनको याद रखना है, इनको पढ़ना है, इनको समझना है। अब बेटा हम बात कर लेते हैं न्यूटन रिंग्स की। न्यूटन रिंग्स में यहाँ पे इसमें दो लेंस यूज़ होते हैं। एक होता है बाइकन्वेक्स लेंस, जो कि यहाँ पे L से शो किया हुआ है, बाइकन्वेक्स लेंस है ये, इसकी दोनों साइड जो है वो कर्व हैं, ये बाइकन्वेक्स लेंस है। और एक है मेरे पास यहाँ पे प्लानो कन्वेक्स लेंस, ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है।
इसकी एक साइड प्लेन है, इसलिए इसको प्लानो कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और प्लानो कन्वेक्स लेंस एक ग्लास प्लेट पर रखा हुआ है, ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये ग्लास प्लेट पर उसको रखा हुआ है। और जो ओ है, ओ इज द, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी जहाँ पे थिकनेस क्या है, 0 है, ठीक है ना, किसकी, फिल्म की। और प्लानो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान जो है, जो फिल्म है, वहाँ पे ये है बेटा कि इसकी ये एयर फिल्म है। और ये एयर फिल्म कैसी है, ये एयर फिल्म जो है वो यूनिफॉर्म थिकनेस की है कि नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की है? बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की है। क्यों? क्योंकि एयर की जो फिल्म है उसका जो पॉइंट ओ के ऊपर उसकी थिकनेस क्या है, 0। जैसे जैसे हम लोग प्लानो कन्वेक्स लेंस की एज की तरफ जाते हैं तो बेटा जो एयर की जो फिल्म है उसकी थिकनेस ऐसा ऐसा बढ़ती है, और एजिस पर जाके जो थिकनेस है वो क्या हो जाती है फिल्म की, वो मैक्सिमम हो जाती है। इस तरह से इसकी जो थिकनेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे एक एस जो है वो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है। बेटा इस सोर्स से जब लाइट अमिट होती है तो ये जो प्लानो कन्वेक्स लेंस है, सॉरी प्लानो नहीं, बाई कन्वेक्स लेंस जो है, ये बाई कन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या करेगा, लाइट रेज को पैरेलल करेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक ग्लास प्लेट है जो कि 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है, ये भी ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये भी 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है ये। तो ये क्या करेगी, लाइट को यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। ये ग्लास प्लेट है, यहाँ से कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट भी हो जाती है, वो आगे भी गुजर जाती है, लेकिन वो ज़ाया हो जाती है। यानी कुछ लाइट ये जो यहाँ से इधर भी स्ट्रेट भी जाएगी, लेकिन वो लाइट जो है वो ज़ाया हो जाती है क्योंकि वो आगे वो रुकती नहीं है, वो वापस नहीं आ सकती, वो चली जाती है, इसलिए उसको हमने ड्रॉ ही नहीं किया होता। तो जो ग्लास प्लेट क्या करेगी, बेटा ग्लास प्लेट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट रे को। जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो प्लानो कन्वेक्स लेंस पर टकराएगी, प्लानो कन्वेक्स लेंस की तरफ मूव करेगी, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगी बेटा, वो जो लाइट जो प्लानो कन्वेक्स लेंस है तो वो क्या करेगी, वो जो फिल्म है जो एयर की फिल्म है उसकी टॉप सरफेस से और बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। जब प्लानो कन्वेक्स लेंस से जो प्लानो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान जो एयर की फिल्म है, जब एयर की फिल्म से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो वो वापस अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो अपवर्ड में हमने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप फिट की हुई है, उस माइक्रोस्कोप से जब हम लोग आँख से देखेंगे तो बेटा हमें यहाँ पे क्या नज़र आएगी, हमें यहाँ पे फ्रिंजेस नज़र आएंगी। और फ्रिंजेस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होगी, तो सार में जो है वो फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं, जिसमें सेंट्रल जो फ्रिंज होती है वो डार्क होती है, फिर उसके बाद ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट फिर डार्क एंड सो ऑन। और ये भी देखें इसके अंदर जो है वो ऐसा ऐसा जो थिकनेस होती है वो ऐसा ऐसा डिक्रीज़ कर रही होती है। जो सेंट्रल जो डार्क फ्रिंज है वो देखें उसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है उसकी थिकनेस कम है, जो सेकंड डार्क फ्रिंज है उसकी थिकनेस और कम है एंड सो ऑन। इस तरह जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी भी थिकनेस जो है वो ऐसा ऐसा जो है क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। लेकिन इस केस में जो सेंट्रल जो हमारे पास जो फ्रिंज बन रही है वो डार्क फ्रिंज बन रही है, ठीक है। तो ये है बेटा न्यूटन रिंग्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो रिंग्स बन रही हैं, ये जो फ्रिंजेस हैं ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो इनके रेडियस भी होते हैं। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का रेडियस क्या है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का रेडियस क्या है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का रेडियस क्या है, तो हम उसको रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फार्मूला बनाने हैं हमने कि जो ब्राइट फ्रिंज है उसका रेडियस किस फार्मूले से फाइंड होगा और जो डार्क फ्रिंज है उसका जो रेडियस है वो किस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। तो इसकी भी एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं और फार्मूले जो है वो ड्राइव करते हैं। सपोज करें कि यहाँ पे ये ग्लास प्लेट है, ये वाली ग्लास प्लेट है, उस ग्लास प्लेट के ऊपर जो है वो प्लानो कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है। प्लानो कन्वेक्स लेंस जो है उसको हमने एक सर्कल से मिला दिया हुआ है, और ये जो प्लानो कन्वेक्स लेंस है उसका जो ओ है इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो कर्व है प्लानो कन्वेक्स लेंस की, जो प्लानो कन्वेक्स लेंस की जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर का जो ओ है इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हमारे पास सरफेस है लेंस की, तब उसका जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो बेटा जो हमारे पास प्लानो कन्वेक्स लेंस का जो पॉइंट ई है, उसका जो एज है, उस पॉइंट का ग्लास प्लेट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो उसको डी बोलेंगे। इसको कहते हैं थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एट द एज ऑफ द प्लानो कन्वेक्स लेंस। इस तरह जो है वो डी जो पॉइंट है उसका जो नीचे ग्लास प्लेट है उसके दरमियान डिस्टेंस भी क्या होगा, डी ही होगा। लेकिन ई पॉइंट और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट जो है वो बेसिकली जो प्लानो कन्वेक्स लेंस है उसका जो है वो टॉप के ऊपर सेंट्रल पॉइंट बी है। जो पॉइंट ए है वो बेसिकली वो कॉन्टैक्ट पॉइंट है बिटवीन ग्लास प्लेट एंड प्लानो कन्वेक्स लेंस। बेटा बी और ए पॉइंट इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी ही है, वो डी ही है, क्योंकि ई और एफ के दरमियान डिस्टेंस डी है, और ई एफ डिस्टेंस और बी ए डिस्टेंस दोनों इक्वल है, इसलिए ये डिस्टेंस भी डी होगा।
अच्छा, अब B से लेके E तक का डिस्टेंस कितना है, वो स्मॉल आर है, उसको स्मॉल आर लिखेंगे हम लोग। B से लेके E तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, O से लेके E तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो बेटा O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा बेटा वो आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट। बेटा O से लेके B तक जो है अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास जो O से लेके B तक डिस्टेंस आएगा वो आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नहीं बेटा ये थोड़ा यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। नहीं आई थिंक सो नहीं, कोई इसमें बिल्कुल ठीक है, ठीक है। O से लेके यानी जो डिस्टेंस OB है वो बिल्कुल ठीक है, B स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वो ठीक है, वो डिस्टेंस ठीक है, वो यही है। अच्छा बेटा अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। नंबर 1 मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी ब्राइट फ्रिंज की पहले बात हो रही है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी इन न्यूटन रिंग्स इज, तो न्यूटन रिंग्स में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी जो ब्राइट जो फ्रिंज कंडीशन है वो क्या है, वो 2ND इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा है। तो चूँकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वो कितना है, वो 1 है, इसलिए n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2D रह जाएगा, ठीक है ना। 2D जो है वो जब आप लोग राइट साइड पे लेके आएंगे तो वो लैम्डा के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इधर λ/2 आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, चूँकि वो इंटीजर एक m जो है वो इंटीजर है, उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड कुछ भी हो सकती है। अच्छा अगर आप फिगर को देखें तो फिगर में जो डिस्टेंस d है वो किसके बराबर होगा। देखिए B से लेके A तक का डिस्टेंस वो कितना है, वो d है, लेकिन d की वैल्यू क्या होगी। मैं अगर यहाँ पे रेड कलर से अगर हाईलाइट करूँ तो बेटा ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस पता किसके बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, ये r के बराबर है, कैपिटल R। बेटा O से लेके B तक का डिस्टेंस मैं अगर यहाँ पे लिखूँ बेटा O से लेके A तक का डिस्टेंस, यानी O से लेके A तक का डिस्टेंस मैं लिख सकता हूँ वो इक्वल होगा OB डिस्टेंस प्लस BA। हमें BA डिस्टेंस चाहिए क्योंकि वो D के इक्वल है, तो यहाँ से BA किसके इक्वल आ गया, तो BA इज इक्वल टू बेटा वो आएगा OA माइनस OB। बेटा OA डिस्टेंस कितना है, OA डिस्टेंस R है, माइनस OB कितना है, OB है वो R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेटा ये और BA की डिस्टेंस कितना है, वो D है, इसके मतलब D इज इक्वल टू R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बेटा ये D आ गया मेरे पास, तो स्क्वायर रूट जो है वो आपको पता है 1/2 होता है, तो इसलिए ये टर्म आ गई। अब हमें पता है कि वेयर R स्मॉल r जो है इज द रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग्स, तो ये स्मॉल r है ना, इसमें जो स्मॉल r है ये बेसिकली ये न्यूटन रिंग्स के रेडियस के लिए जो है वो हम यूज़ करेंगे, तो R इज़ द रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग्स, ठीक है ना। तो चूँकि ये R जो है ना, R जो रेडियस है वो चूँकि एक लार्ज क्वांटिटी है, और जो स्मॉल r है क्योंकि ये रिंग्स का रेडियस है इसलिए R वेरी स्मॉल है। क्योंकि अगर मैं R और कैपिटल R को डिवाइड करूँ, क्योंकि ऊपर जो टर्म है जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर इज़ वेरी स्मॉल, यानी R जो है इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, इसलिए ये जो टर्म आएगी ये टर्म भी वेरी वेरी लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है बेटा, इसमें आपने क्या किया है कि जो R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर का जो अंडर रूट था, उसमें से अगर आपने R स्क्वायर बाहर ले आए हैं तो बाहर आज जब R स्क्वायर आएगा तो वो बाहर आके R आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर ओवर कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा, ओवर का होल ब्रैकेट 1/2 आ जाएगा, उसकी पावर 1/2 आ जाएगा। तो बेटा इसकी जो पावर है 1/2 है, इसलिए इसको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें और इसको एक्सपेंड करें बाइनोमियल थ्योरम से। तो बेटा जहाँ पे वैल्यू है उसके बाद इसमें जब उसको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसमें जो हाई पावर्स हैं वो चूँकि वो वेरी वेरी लेस देन 1 होती हैं, क्योंकि इसमें देखिए ना स्मॉल और कैपिटल R इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो इसमें जो ये वाली जो टर्म है चूँकि ये टर्म वेरी वेरी लेस देन 1 है, इसलिए जो हम बाकी जितनी भी हाई टर्म्स हैं उनको निगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास जो d की स्मॉल d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल d इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर ओवर 2 इंटू कैपिटल R। बेटा ये d की वैल्यू आ गई है।
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसी डी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, जहाँ पे आपको डी नज़र आ रहा है, ये डी है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डी नज़र आ रहा है, तो डी की जगह पुट करें स्मॉल आर का स्क्वायर ओवर 2r इंटू राइट साइड पे जो लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में वो लिख दें m + 1/2 इंटू लैम्डा बाय 2, ये इक्वेशन है। इसमें देखें नंबर 1 एक 2 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और r जो है वो राइट साइड पे ले जाएं तो लैम्डा के साथ r मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का जो अंडर रूट लें तो आपके पास जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी RB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m + 1/2 इंटू लैम्डा r। तो बेटा ये इस तरह से हम, ये मेरे पास रिलेशन आ गया है, और दिस इज द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ब्राइट फिल्म। तो ब्राइट फिल्म का रेडियस अगर फाइंड करना है उसके लिए रिलेशन है RB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m + 1/2 इंटू लैम्डा r। तो इसी तरह अगर हमने जो ब्राइट, किसी भी ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो अगर आपने रेडियस फाइंड करना है तो उसके लिए जो है वो आप पुट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेटा इस केस में जब न्यूट्रल रिंग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंट्रल जो इमेज है वो डार्क होता है। तो अगर आपने फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करनी है तो m की वैल्यू 0 पुट करनी है, बिल्कुल उसी तरह यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जिस तरह वो उसमें डार्क फ्रिंज के लिए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए m 0 पुट किया था, सेकंड डार्क के लिए m 1 पुट किया था। इसी तरह इस केस में ये आपने ब्राइट फ्रिंज के लिए करना है। अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 0 पुट कर दें, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 1 पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल इमेज है वो डार्क है, इसलिए डार्क फ्रिंज के केस में जो ऑर्डर बताया होगा वही वैल्यू पुट करनी है, जिस तरह हम नेक्स्ट अभी देखते भी हैं। तो अगर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करनी है, मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि डार्क फ्रिंज की बात करनी है, तो वही डार्क फ्रिंज की कंडीशन अप्लाई कर दे 2 and d इज इक्वल टू m लैम्डा। डी की वैल्यू वही जो हमने फाइंड की हुई है क्वेश्चन नंबर 2, वही यहाँ पे भी वही वैल्यू होगी, ठीक है ना। लेकिन इस तरह पहले कहना है कि 2 जो है n की वैल्यू चूँकि यहाँ पे 1 है तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2d रह जाएगा, 2 उधर डिवाइड करें तो m लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। इसमें d की वैल्यू पुट करें, d की वैल्यू कितनी है r स्क्वायर ओवर स्मॉल r स्क्वायर ओवर 2r स्क्वायर। तो बेटा इसमें जब वैल्यू पुट की d की तो स्मॉल r स्क्वायर ओवर 2r इज इक्वल टू m लैम्डा बाय 2 आ गया। यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, r जो है वो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा m लैम्डा कैपिटल R का अंडर रूट क्यों, क्योंकि r स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो r d, ये d किसके लिए है, d स्टैंड फॉर डार्क फ्रिंज, तो ये डार्क फ्रिंज का रेडियस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ m लैम्डा r। इसमें m की वैल्यू आपको पता है 0 1 2 3। लेकिन जब आप लोगों ने डार्क फ्रिंज की बात करनी है तो बेटा अगर आपने इसमें चूँकि सेंटर पे जो न्यूट्रल रिंग्स में जो सेंट्रल जो फ्रिंज होती है वो डार्क होती है, इसलिए इसमें जो है वो जो जीरो ऑर्डर डार्क होगी। तो जीरो ऑर्डर डार्क के लिए आप m की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डार्क के लिए m 1 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्डर डार्क के लिए m 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन। बेटा दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।